हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नए कॉन्सेप्ट क्या है, नए क्वेश्चंस क्या है, किस टाइप के लेवल 1 में और क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, उससे पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे जो मैंने लास्ट लेक्चर डाला, जैसा कि मैंने बोला था, उसमें कल हमने नोट्स ज़्यादा बनाए थे, क्वेश्चंस कम हुए थे। तो आज जो आपको टेस्ट मिला होगा उस चैप्टर पे, उसमें उसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चन होंगे, ईजी होंगे, ईजी लेवल के होंगे। जैसे जिस दिन हम जिस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे टेस्ट में, उस दिन उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ोगे टेस्ट में वैसे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, काफ़ी सारे बच्चों के मुझे मैसेज भी आया कि टेस्ट पर चार्ज, अभी इनिशियल में वो आपको खाली एक थंबनेल दिख रहा है चार्ज का कि 199 रुपीज़, वो चार्ज नहीं है, वो थंबनेल भी मैंने हटवा चुका हूँ। ठीक है, टीम को बोल के अभी थंबनेल ना लगाएं। इनिशियल में आपके टेस्ट फ्री हैं, कम से कम जितने तक मुझे लगेगा कि यहाँ तक फ्री रखना है। उसके बाद नॉमिनल चार्जेस रखेंगे, इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे आप वियर ना कर पाओ, और इतने टेस्ट देंगे उस चार्जेस में आपको लगेगा कि हमारी वसूल है, यानी आप बुक भी लाते तो भी आपको कोई इतना चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज लेने के दो कारण है, पहला, हर चीज़ जब फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो वीडियो सारे आपके फ्री रहेंगे यूट्यूब पे, ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ परचेस कर लोगे आपको वीडियो नहीं। कोर्स आपका पूरा होगा, अच्छे से होगा। दूसरा, वीडियो को दूसरा करने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी टीम है अब इसके पीछे, क्योंकि ये पूरा स्टूडियो संभालना, उसके बाद ये पूरा पेपर्स बनाने, बहुत सारा काम रहता है, एंड है ना, पीछे बैकएंड में इतना काम रहता है, उनको सैलरीज भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे कुछ नॉमिनल कॉस्ट आपसे चाहिए, कि ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, बहुत कम है, 199 रुपीज़ है। आप टेस्ट लीजिए, एक बार आप डेमो देख लीजिए, फ्री है। 5 से 7 टेस्ट आराम से दीजिए, डेमो है, फ्री है। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं हर लेक्चर के हिसाब से अगर पेपर आ रहे हैं तो फिर आप परचेज कीजिए। ठीक है, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं। आप चाय पीने जाते हैं 5 जने तो इतने 200 रुपये तो आपके वैसे ही हो जाते हैं। तो 199 रुपीज़ इज़ नॉट मोर देन, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है कॉस्ट। ठीक है, तो वो आप अभी नहीं है, सब जनों को देना है, वहाँ से आप रिटर्न ना आए, वो देखने के यूनिट रिटर्न आ जाए। आप टेस्ट पेपर देखे देखिए कैसा लगता है, आपकी रैंक देखिए कैसी आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई बात, और मैंने आज उसको फ्री करवा दिया, 5-6 लेक्चर के बाद वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप ओके, आप टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद देखेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लेक्चर के बारे में बात करते हैं, हम कैसा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब लास्ट टाइप में जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था ब्लड रिलेशन के, ब्रदर इन लॉ वगैरह, इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा था बच्चों। ठीक है, आज हम आगे चलेंगे, ब्रदर इन लॉ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या होगा, वो सब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से मुझे आज कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ क्वेश्चंस करते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे, क्लास में जो मैं समझाऊँ अच्छे से देखोगे, उसके बाद यही टाइप आप चिंता मत करो, आपको सेम टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में मिलेंगे, जिससे आपको डे टू डे ये क्लियर होता जाएगा कि आज का लेक्चर मेरा क्लियर है। कल टेस्ट आएगा, सेम उस पर आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी पढ़ के आ रहे हैं टेस्ट में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसका बहुत, मतलब इतनी बुक्स और इतने जगह डेटा से बहुत अच्छा डेटा लेके इसमें डाला जाएगा, यानी कि जो जो क्वेश्चन एग्जाम आ सकते हैं। इतना बोल देता हूँ, इस स्लाइड और टेस्ट पेपर बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर ईजिली आ जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे मेरे साथ, उतना अच्छा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लैंग्वेज के साथ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए का पिता बी का दामाद है। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूँगा, मैथ्स रीजनिंग दोनों में, लैंग्वेज की अगर पहली लाइन आपसे अगर नहीं समझ में आ रही है, नहीं सोल आ रही है, तो आगे कभी नोट बढ़ो। लिखा हुआ है कि ए का पिता बी का दामाद है, तो इस चीज़ को समझो बच्चों। इसको पहले हम बनाएंगे, कैसे समझना। ए का कोई पिता है, तो नीचे ले लेता हूँ। ए का जो पिता है वो किसका दामाद है, बी का दामाद है। तो ए का पिता, अब कोई ना कोई पिता होगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी आपको इस तरह से कभी दे कि ए का पिता, जैसे कल मैंने आपको बताया था, जब तक उनके नाम नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, बॉक्स तो बनाएंगे। खाली देखो नाम ही तो नहीं पता, ये तो पता है ना इसके पिताजी हैं, तो एक पिताजी बना दिए, खाली बॉक्स छोड़ दिया, ये इसके पिताजी, प्लस का मतलब इसके पिताजी, इस सिंबल के ऊपर है मतलब पिताजी। अब ये ए के पिता, लैंग्वेज के हिसाब से जो उसने बोला हमने क्या बनाया, ए के पिता बोला, हमने ए के पिता बनाया। अब ये जो पिताजी है ना बच्चों, ये बी के दामाद है। फॉर एग्जाम्पल अपने लिए सोचो, आपका दामाद कौन है, आप सोचना खाली दिमाग में, या मेरा दामाद कौन होगा। तो कल आप सोचो, आपकी एक बेटी होगी, उसका हस्बैंड आपका दामाद। सोचो एक बार, आपका दामाद किसको बोलोगे, आपकी बेटी का हस्बैंड। ब्लड रिलेशन में जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो भी रिश्ता आएगा, एक्स वाई जेड कोई भी रिश्ता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां से उस रिश्ते को पहुंचने के लिए जो जो पर्सन की जरूरत पड़ेगी ना, वो सारे बनाने। जैसे उसने बोला ए का पिता बी का दामाद है, अगर उसको बी दामाद बोल रहा है तो बी ने पहले अपनी बेटी की शादी उससे कराई होगी। आप बिना शादी कराए किसको दामाद तो नहीं बोल सकते हो ना। तो जो भी आपने ए का पिता आपने ये बनाया है, इस आदमी को बी का दामाद बनना है। और बी इसको दामाद क्यों बोल रहा है, क्योंकि बी की एक बेटी होगी जिसकी शादी इससे हुई होगी। तो इस लैंग्वेज को ध्यान से देखो, ए के ये पिताजी, बी के दामाद जी है कि नहीं, आप लैंग्वेज देखो, ए के पिताजी बी के दामाद, यानी बी की बेटी का पति।
ठीक है, मेरी बात समझ में होगी। तो जिसके लिए जो बात बोली है उसको बनने के लिए जिन जिन पर्सन की जरूरत होगी वो सब हमें बनाने होंगे। चलो यहाँ तक हो गया, पहली लाइन कंप्लीट है। नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट करना, अच्छे से सुनना, हर बात को समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए यहाँ तक एक बार। ओके, आगे चलते हैं। ए का पिता बी का दामाद है। इधर देखो बच्चों, आगे सी ए की बहन और पी की बेटी है। लैंग्वेज, सी ए की बहन, सी ए की बहन और क्या है बेटा? सी ए की बहन तो बोले ही है, और पी की क्या है? बेटी है। तो देखो सी ए की तो बहन है, पर पी की क्या है बच्चों? ये सी जो इसकी बहन थी ना, ये पी की बेटी है। देखो ये लिखा हुआ है कि नहीं बताओ, सी जो इसकी बहन है ये पी की बेटी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन में ये कंफर्म हो गया ये इसकी बहन है, पर ये पी की बेटी है। पी का जेंडर तो हमें पता नहीं चला है कि पी उसके पापा है या मम्मी। इस लैंग्वेज में ये तो लिखा है कि पी की, बस ये पता है कि पी की बेटी है। पी इसके पापा है या मम्मी है, ये हमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, सी ये रहा। अब इस डायग्राम के हिसाब देखो, ये दोनों सिबलिंग है, कोई ना कोई भाई बहन है, कोई ना कोई है, ये भाई है इसका। अब देखो, या बहन है, मुझे नहीं पता। अब देखो यहाँ पे ये सिंबल बताता है कि इसके ऊपर जो भी होंगे, और ये सिंबल बताता है कि ये दोनों कपल हैं। तो इसके ऊपर ये पापा ने जिससे शादी की, दोनों मम्मी पापा हुए इन दोनों के। अब पी की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि पी का जेंडर नहीं पता है। यहाँ पे पी रखूँ तो भी सी पी की बेटी है, पर पी को उसकी मम्मी बनाऊँ तो भी सी पी की बेटी है। यानी वहां पे जो लाइन लिखी हुई है, सी जो ए की बहन है, पी की बेटी है, तो पी की बेटी सी यहाँ से भी हो सकती है, पी की बेटी सी यहाँ से भी हो सकती है। दोनों जगह से सी पी की बेटी हो सकती है ना बच्चों? ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो पी की पोजिशन 2 बनी। तो जहां जहां बनी हमें सब लिखना, हमें ये नहीं सोचना यही होगा, पापा ही होंगे न मम्मी होगी, या पी में ई की मात्रा और जो लेडी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नाम भी होता ना, तब तक हम नाम को भी जेंडर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं जब तक कि उसका जेंडर क्वेश्चन नहीं दे। राम भी लिखा होता तो भी पापा नहीं बनाता। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे लिखा होता सी के पिता राम, मतलब सी के पेरेंट्स राम है, या फिर राम की बेटी सी है, तो राम तो भी यहाँ या यहाँ में से कहाँ आएगा मुझे नहीं पता। राम या कोई भी नाम है, लक्ष्मण या राम, कोई भी नाम हो, लक्ष्मी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो कभी भी तब तक नहीं क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे आगे, तब तक नहीं क्लियर होगा कि उसका जेंडर, जब तक कि क्वेश्चन नहीं बोले कि राम एक लड़का है, मोहन एक लड़का है, सुमित्रा एक लड़की है। आप सुमित्रा नाम सुन के नहीं सुनना। जैसे सोनू लिखा होगा तो सोनू भी क्या हो सकता है? लड़का भी होता है, लड़की। आपको उस समय तो नहीं लगा यार लड़का लूँ या लड़की लूँ। तो कोई भी नाम जेंडर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखोगे। चलो आगे देखते हैं। तो ये जैसे डायग्राम हुआ, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल मैंने समझाया था पी का बी से क्या रिलेशन है। अच्छा, कल के टेस्ट में मैंने देखा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन यानी कि जो आप कल फेस करो, 1-2 क्वेश्चन देखो, जैसे 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चीज़ आपको फेस होगी ना, उसका सॉल्यूशन आपको अगले दिन मिलेगा, जिससे आपको ये पता चले हाँ यार कल मैंने ये चीज़ फेस की, आज क्लियर हो गई। तो कुछ तो ऐसा मैं दूंगा, है ना, ट्विस्ट डालूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको ये लगे हाँ यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आजकल वीडियो देखा अब समझ में आ गई। तो आप री अटेम्प्ट भी दे सकें, टेस्ट आपका री अटेम्प्ट भी है, टेस्ट आपका बात कितनी भी बार दे सकते हो आप टेस्ट को, जब तक पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए तब तक आपको टेस्ट देना है। टेस्ट जितने रिपीट करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका स्कोर देखना इन फ्यूचर कितना अच्छा होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, या तो टेस्ट दो या पर डे आप कोई ना कोई क्वेश्चन की आदत बना लो, मुझे सॉल्व करने पढ़ने के बाद सेम टाइप के क्वेश्चन डेली सॉल्व करने की आदत बना लो। ठीक है, चलो इधर देखो। अब बोला इसने पी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब पी बी से, तो देखो पी को अगर मैं यहाँ मानता हूँ तो आंसर क्या है बच्चों? बेटी। और पी को अगर मैं यहाँ मानता हूँ तो आंसर क्या है बच्चों? दामाद। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। पी या तो उसकी बेटी है या उसका दामाद, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान सुनना। या ये चीज जो मैं सिखा रहा हूँ, हो सकता है ये टेस्ट में आपको मिली होगी, इस चीज को आपके ध्यान से गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बात, जब भी आपके कभी भी एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स आए, 2 आंसर्स, जैसे यहाँ पे देखो 2 आंसर आए ना, तो पहले ये ढूंढना है कि क्या ये एज इट इज किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है क्या, ए बी सी डी में बेटी ऑब्लिक दामाद, तो सबसे पहले उससे टिक करना है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है और बी ऑप्शन में ये बेटी यहाँ लिखा होता, दामाद यहाँ लिखा होता, ऑब्लिक में नहीं होता, ए ऑप्शन में तो बेटी होता और यहाँ पे क्या होता, दामाद होता। और फिर मान लो नीचे आपको सी एन डी का ऑप्शन भी होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट। देखो यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ऑप्शन अगर है तो फिर आपका सी एन डी लगेगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये उसकी बेटी है या दामाद है। तो ये ऑप्शन कब लगेगा? ये ऑप्शन तब लगता है, सुनना, सी एन डी का ऑप्शन या डेटा इनएडिक्वेट भी लगा सकता है, जानकारी अधूरी है। ये ऑप्शंस कब लगते हैं? जब आपको आंसर एक से ज्यादा आपके आंसर आ रहे हो। कितने? एक से ज्यादा आपके आंसर आ रहे हो,
तब ये लगेगा, ठीक है, सी एंड डी का ऑप्शन। लेकिन वो ज़्यादा आंसर अगर ऑब्लिक में है तो पहले वो लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरी बात समझ में ही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर में क्या लगूंगा आपका, कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे ऑप्शन में डॉटर अलग है और दामाद अलग है, दोनों अगर ऑब्लिक में होते तो सही होता, इसलिए आंसर क्या लगेगा, सी एंड डी लगेगा। अब यहाँ पे मेरी बात सुनना, ठीक है बच्चों, एक आंसर का क्वेश्चन का मुझे आंसर करना। देखो जैसे मान लो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको बहुत इतनी अच्छी, ये वाली चीज़ इतनी अच्छी है, आधों से ज़्यादा का डाउट यहीं खत्म हो जाएंगे। ये डाउट बहुत जनों का मैंने देखा है इतने सालों में, हर बच्चा डाउट लगभग मुझे पूछता है, और ये डाउट आपका इसको देखने के बाद क्लियर होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना। आपका ध्यान कहीं पे भी है तो ध्यान यहाँ ले आना, ए बी और यहाँ पे मान लो एक सी इसका, ठीक है। अब मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ, एक बार हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से देखें। काला जी लगाना ज़रूरी है, बी ब्रदर है ना भाई, हिंदी में लिख देते हैं, सी देन पिता, एंड डी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ज्ञात नहीं कर सकते है ना, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। देखो बच्चों मैंने आपके सामने 4 यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं, आगे क्वेश्चन है। अब मेरी बात से ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है सी का ए से क्या रिश्ता है, सी का ए से क्या रिश्ता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब सुनो, आप सबसे पहले मैंने क्या बोला, कल ही बताया था, से वाले का तो बताना नहीं है, रिलेटेड के बाद इंग्लिश में रिलेटेड वर्ड के बाद जो भी होगा उसका बताना नहीं है, तो हमें सबसे पहले से वाले का तो बताना नहीं है। यानी यहां से तो मुझे स्टार्ट करना है, जो से होता है वहां से स्टार्ट करके मुझे सी तक जाना है, और जो भी आपके मुंह से आंसर निकलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलो देखते हैं। अब ए का जेंडर हमें नहीं पता, तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना बच्चे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये लड़का होता है तो ये लड़की होगी, तो देखो ये इसकी कौन हुई, पत्नी, और ये पत्नी का भाई क्या हुआ, साला जी, ठीक है। दूसरा, ये हमें नहीं पता है ना, तो ये तो लड़की भी हो सकती है और ये लड़का हो सकता है, फिर ये लड़की होगी तो ये लड़का, तो ये एक लेडी है, ये इसको बोल रही है ये मेरा पति है, और पति का भाई क्या है, जेठ देवर, जेठ देवर। तो देखो ऑब्लिक में आपके 3 आंसर हो गए, जेठ देवर तो एक ही है, चलो, लेकिन 2 आंसर आ गए। 2 आंसर लाते मैंने क्या बोला, ऑब्लिक में होना चाहिए था, नहीं है, तो मैंने आंसर क्या ढूंढा, सी एंड डी, ठीक है, ये करके आ गया। नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली बच्चे ऐसा कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट सुनो, अच्छी बात सुनो, ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, सेम ऑप्शंस अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें, और एक अंग्रेज, प्योर अंग्रेज बच्चा जो कभी हिंदी जानता ही नहीं, देखता ही नहीं है, वो पढ़ता भी इंग्लिश में, आंसर भी इंग्लिश में करता है, 2 बाइलिंगुअल होता पेपर है ना, तो अगर वो उसका पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा होता तो क्या लिखा होता, तो आप क्या पढ़ते, ब्रदर इन लॉ होता, पहला ऑप्शन क्या होता, ब्रदर इन लॉ। फिर चलो कोई भी भाई ब्रदर हो जाता, फिर फादर हो जाता, XYZ, फिर CND आता है ना, ये इंग्लिश में ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज जो होगा वो इसका आंसर क्या देगा, वो बात करते, वो कैसे बोलेगा, ये लड़का हुआ, फिर ये बोलेगा ये मेरी पत्नी है, ये लड़का हुआ, ये क्या बोलेगा, ये मेरी पत्नी है, और पत्नी के भाई को इंग्लिश में प्रोनाउंस करो, पत्नी के भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साला का मतलब ब्रदर इन लॉ। तो फर्स्ट आंसर उसका क्या आया, उसने इसको लड़का माना, ये लड़की मानी, तो आंसर आया ब्रदर इन लॉ, उसका क्या आंसर आया, ब्रदर इन लॉ। चलो उसने दूसरा चेंज किया, उसने बोला अब काम करता हूँ, इसको मैं माइनस मानता हूँ, इसको प्लस मानता हूँ, तो ये इसका पति, पति का भाई किसी के लिए क्या होगा, इंग्लिश में आप इस बोलते हैं, तो उसने भी बोला ब्रदर इन लॉ। तो मुझे पता है उसके 2 आंसर आया, दोनों ही टाइम पे एक ही आंसर आया, दोनों ही टाइम पे एक। और मैंने आपको भी क्या बोला, जब भी आपके 2 आंसर्स आए तो आपका आंसर क्या लगेगा, CND, जबकि अंग्रेजों के यहाँ एक ही आंसर आया, ब्रदर इन लॉ। तो अब क्या करें, सुनो, तो जब आपके 2 आंसर, देखो इंग्लिश में तो एक ही आंसर आ रहा है, हिंदी में 2 से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, तो अब क्या किया जाता, आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो दिया होता है पेपर के आगे, वहां कभी पढ़ना, अगर किसी क्वेश्चन में एरर पाई जाती है तो इंग्लिश को सही माना जाएगा। पहली बात तो ये लिखा होता है, और पहली बात ये एरर नहीं है, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन कुछ भी लिख सकता है। तो सुनना, अब इसका मैं तोड़ बताता हूँ आपको, इसको तोड़ कैसे करना है, सुनो, इसका एक नोट भी लिख लेना, मैं जो बोलूंगा धीरे धीरे आप अच्छे से लिख देना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, अपनी कॉपी में जरूर लिखना इस बात को। जब भी आपके 2, पहले सुन लो फिर लिख लेना, जब भी आपके 2 आंसर्स आए, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी आपके 2 आंसर्स आए, दोनों का अगर इंग्लिश मीनिंग अलग अलग है, वापस रिपीट करूं, दोनों का इंग्लिश मीनिंग अलग अलग है, तो हमेशा, अगर वो दोनों एक साथ नहीं है तो हमेशा CND ऑप्शन लगेगा। लेकिन अगर आपके 2 आंसर आते हैं, उसका इंग्लिश कन्वर्जन हमेशा, अगर एक ही आंसर आ रहा है, दोनों का इंग्लिश में क्या आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, तो उन दोनों में से
या कुछ भी उसका जो मीनिंग है उसमें से जो अवेलेबल होगा ऑप्शन में ए बी सी डी में, साला अवेलेबल है तो साला लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा क्या जेड देवर अवेलेबल है तो जेड देवर लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात सोचो, ये तो और देखो कितना डेंजर हो सकता है। मान लो इसका ब्रदर इन लॉ का कन्वर्शन न तो यहाँ साला हुआ न यहाँ ये हुआ और यहाँ पे आ गया बहनोई। क्या आ गया हिंदी में? बहनोई। इसका भी इंग्लिश वर्जन तो यही होता है ना। अब इंग्लिश वाला मीडियम वाला बच्चा तो ये ऑप्शन अभी भी लगा रहा होगा और हिंदी वाला क्या लगा रहा होगा, यार नहीं है बहनोई तो बिल्कुल ही गलत है। तो वो क्या सोचेगा, नहीं है दूसरा ऑप्शन लगा लूँ। तो ये भी बेटा आपको लगाना पड़ेगा। तो आप तो बस ये याद रखना जो भी आंसर आए। तो इसका सबसे बढ़िया तोड़ बताऊँ मैं आपको। देखो मैंने आज आपके लिए एक चीज़ और की है, वो क्या, मैंने आपके जो पीडीएफ डालूंगा मैं आपके, मैंने बोला था ना जैसे ऐप पे आपके रोज पीडीएफ भी आ जाएगी, है ना। तो मैं एक बार यहाँ वीडियो में भी खोल देता हूँ, आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो ऐप में पीडीएफ तो आ ही जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो डेली। यहाँ पे मैंने आप पॉज करके इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, उतार सकते हो। एक बार मैं इसलिए आगे आगे कर देता हूँ। दूसरी स्लाइड, ये सबके मैंने हिंदी इंग्लिश मीनिंग दे दी है आपको आराम से। तीसरा एक और दे दिए हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ वीडियो में भी खोल दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, नहीं तो वैसे ही मैं आपकी पीडीएफ तो आपको भेज ही दूंगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने हिंदी में इंग्लिश में क्यों लिखवाया इसका कारण बताता हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे अब आप कभी भी ना एग्जाम में कर रहे हो ना, सबसे बड़ा तरीका ये होगा, पहले आप हिंदी इंग्लिश याद कर लो वर्ड्स को, और जैसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आंसर देते समय सिर्फ आंसर को इंग्लिश में प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ कभी गलती हो ही नहीं सकती ये वाली, क्यों समझना। अब जैसे आपने यहाँ गए तो मैंने बोला इसका क्या रिश्ता है, तो आपने पहली कंडीशन में बोला फाइनल आंसर साला की जगह आपके मुंह से क्या निकला, ब्रदर इन लॉ। फिर आप इस लास्ट में बोला जेड देवर की जगह आपके मुंह से क्या निकला, ब्रदर इन लॉ। तो फिर आपको क्या पता चला, दोनों का आंसर आ रहा है। फिर आप ढूंढोगे हिंदी में, उसका हिंदी मीडियम वाले का हिंदी में मीनिंग होगा, चाहे बहन नहीं हो ये भी ब्रदर इन लॉ है, साला हो ब्रदर इन लॉ हो, कुछ भी हो आपको टिक कर देना है। ये सबसे बढ़िया तरीका, आंसर्स इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो, तो धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। ऐसा मत सोचना अगर आप प्योर हिंदी मीडियम भी है तो धीरे धीरे अगर रोज कोशिश करोगे तो हर चीज़ की हो जाती है, ऐसा नहीं है वो कभी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात देखना बच्चों, ये देखो, मान लो अगर मैं बोलूँ, एक और मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपसे बताना मुझे इसका आंसर। जैसे अच्छा इसको एक काम करते हैं, दूसरा ले लेते हैं। मान लो इसके एक भाई है और उसकी एक बेटी है, ठीक है। इसका एक भाई है, उसकी एक बेटी है। अब इस पे जो ऑप्शन है पहला है भांजी, पहला क्या है बच्चों, भांजी। दूसरा आपका XYZ कुछ भी है, दूसरा बहन वहन कुछ भी है आंसर, और एक CND वगैरह, या तीसरा है नन ऑफ दीज या कोई भी नोटा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन है। तो जैसे मैंने पूछा C का A से क्या रिश्ता है, C का A से क्या रिश्ता है, तो मेरी बात समझना, मुझे फिर से A से स्टार्ट करके कहाँ आना है, C पे आना है। तो चलो देखते हैं, इसने इसको क्या बुलाया, बोला भाई है, और भाई की बेटी हिंदी में क्या बोली जाती है, भाई की बेटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भतीजी। क्या बोलते हैं, भतीजी। अब यहाँ पे तो आपके ऑप्शन में कहीं भतीजी है ही नहीं, तो आप नन ऑफ दिस देखोगे, उसको लगा दोगे यार भतीजी तो ऑप्शन में है ही नहीं। पर वापस मेरी बात सुनो, अगर ये आंसर आप इंग्लिश में बोल रहे होते, देखो फिलहाल हो सकता है आपको ये याद नहीं होगा भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर मैंने आपको क्या बोला है, रोज थोड़ा 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 पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली याद हो जाएगा बच्चों। देखो इधर अब मुझे पता चल गया भतीजी, बट यहाँ पे मैं आंसर बोलता, जैसे बोलता भाई की बेटी इंग्लिश में, तो आपके मुंह से निकलता नीस। कितनी बार यहाँ पे इंग्लिश में भी ऐसा लिखा आएगा, नीस, ठीक है, नीस। नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी या भांजी, दोनों ही मीनिंग आपके इंग्लिश में नीस के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा होगा, नीस लिखा होगा, भांजी या भतीजी, ठीक है, उन दोनों का मीनिंग होता है। नीस का मतलब भांजी भी होता है और भतीजी भी होता है। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, भांजी अवेलेबल होगा तो भी लगाना है, भतीजी होगा तो भी लगाना। हिंदी में हम भाई की बेटी को भतीजी बोलते हैं, बहन की बेटी को भांजी बोलते हैं, पर यहाँ ब्लड रिलेशन में उनको अंग्रेजों को भी फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों को क्या बोलते हैं, नीस, और दूसरे को क्या, अच्छा बेटे भतीजा उसको क्या बोलते हैं, भतीजे, और उसको दोनों को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताना कि भतीजा होता है ना, और जो भांजा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओगे, ठीक है। देखते हैं कितना जने इस चीज़ वीडियो को देखें, मुझे कम से कम एटलीस्ट पता चलता है इस बात से, कमेंट से, ठीक है, और कितने ध्यान से यहाँ तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस बात को। और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, आधा अधूरा ज्ञान मत लेना, या तो बिल्कुल ही वीडियो को मत आना। मैं वापस बोलता हूँ, मेरी क्लास में वही बच्चा प्रेजेंट होना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मैं दिल से अगर इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना, तो आपको मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी क्लास में आते हो तो फर्स्ट डे से, यानी फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो देखो, या कि मत आओ बीच में आधा आधा ज्ञान लोगे और आप एग्जाम से पीछे जाओगे और डर बैठेगा। या तो शुरू से क्लास लिया तो एंड तक देखो, नहीं देखनी है तो बिल्कुल भी मत देखो,
ठीक है, उसको बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा ज्ञान लेके फिर आगे बढ़ा दो, फटाफट आगे स्किप कर दो, यार मेरे को टाइम नहीं है। अरे तुम एक ऑफलाइन क्लास में जाते तो 1 घंटा बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा ऐसा स्किप करने की आदत थोड़ी कम करो, क्योंकि चीज़ें हाँ हो सकता है मेरा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा इसको स्किप करो, मैं तो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चंस कराते समय कुछ भी स्किप या फास्ट मत करो। सेकंड टाइम आप रिवीजन कर रहे हो अगर मान लो तो भले आप स्पीड से वीडियो देखो, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रॉपर आपको 45 से 50 1 घंटे क्लास ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, पर उसको प्रॉपर देखो, क्योंकि उसमें एक एक में ऐसे ऐसे शब्द होंगे जो आपके बहुत काम होंगे। जैसे ये छोटी सी इंफॉर्मेशन ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बन जाती है जो आपके माइनस मार्किंग होती है। एक बच्ची का ग्रेड बी ऑफिसर का मेंस का पेपर था, उसके माइनस मार्किंग हुई कितनी 0.25 नंबर की। उसने ये बोला भी था सर ये क्वेश्चन मुझे डाउट है वो गलत होगा, उसी क्वेश्चन की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक छोटा सा एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से भी कितनी बार क्या होता है वो सिलेक्शन नहीं होता। इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आया तो मैं हूँ 10 बार बोलोगे, कमेंट्स कर दो सर इस चीज़ को रिपीट करना, मैंने आपको कल भी बोला था। सबसे बड़ा तरीका आप आज मैं कमेंट सबके देखते हो, आप देख लेना, नोटिस करना, और हर वीडियो के देखूंगा हमेशा, इसलिए देखता हूँ मैं ढूंढता हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, इस आप टाइम डाल देना, इस टाइम से इस टाइम का क्वेश्चन का डाउट है, मैं उस टाइम को देख लूंगा आराम से और मुझे पता चल जाएगा आपको क्या कमेंट है, तो मैं कल आऊँगा क्लास में पहले वो रिपीट कर दूंगा, तो आपके 200 बच्चों के रिविजन भी हो जाएगा ना, आपका एक बार कॉन्सेप्ट वापस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो अपना एक क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बात समझ में, अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों का जब आप इंग्लिश में भी आंसर बोलोगे, ये आएगा डॉटर और ये आएगा सन इन लॉ, तो दो आंसर इंग्लिश में भी आए, मतलब अब आंसर क्या लगेगा, सी एंड डी लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से रिपीट कर लो, थोड़ा फास्ट करके कर देना, फॉरवर्ड करके ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना रिपीट करते समय, ठीक है। चलो वैसे मैं इतना स्लोली पढ़ाता नहीं हूँ कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़े मेरे वीडियो की, है ना। नॉर्मली मैं इतना स्लो कभी नहीं चाहता हूँ, मुझे इसलिए स्लो इतना भी नहीं बोलता हूँ कि मुझे पता है वैसे बच्चे स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर टीचर थोड़ा स्लो बोलता है तो वो स्पीड में देखने लग जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ आपको स्पीड में देखो, जो मेरी स्पीड है उसी में ही देख लो, तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो देखो तो पूरा देखो, अच्छे से देखो, एक रियल ये सोचो कि यार एक क्लास में बैठो, और आपको वीडियो रोज़ मिलेंगे, मॉर्निंग में लगभग एक वीडियो मिलेगा, इवनिंग में लगभग रोज एक वीडियो मिलेगा। आप इसकी कभी कभार कभी ऐसा हो सकता है किसी कारण से मुझे इमरजेंसी आ जाएगी या किसी कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, वो अलग रीज़न हो सकता है, बाकी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लासेस रेगुलर ना मिले। आप यही सोचो ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, डेली जैसे ऑफलाइन में नोट्स बनाते हो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाओ और आप टेस्ट दो, ये दो काम आप करो, फिर ये मेरे पे छोड़ दो। आपको किसी बुक को सोल्व नहीं करनी है, आप ट्राई तो करो, मेरे साथ 1 महीना मेरे साथ बिता के देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा मैं गलत नहीं बोलो, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, पर 1 महीना तो कम से कम रेगुलेटरी रखनी होगी, जिससे आपको वैसे मोटिवेशन मिल जाएगा, आगे 3 महीने 4 महीने आप वैसे मेरे साथ बिता दोगे, फिर आप एग्जाम देखे देखो आपके सारे स्कोर फुल होते नहीं होते देखते। ठीक है, चलो, और फर्स्ट लेवल में वापस बोल रहा हूँ, हर एग्जाम में काम आएगा, एवरी एग्जाम में ये आएगा, चाहे वो बीएसटीसी क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं हो, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, ये लेवल आपका हर एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, सेकंड लेवल में मैंने क्या बोला, कुछ एग्जाम के लिए आता है, जब मैं पढ़ूंगा तो बता दूंगा एक्जैक्टली ये किस किस एग्जाम के लिए ज़्यादा काम का, जब हम सेकंड लेवल पढ़ेंगे तब पहले मैं फर्स्ट लेवल पूरा कंप्लीट करूंगा, देन मैं सेकंड करूंगा, पहले बेस तो मजबूत करें, आज वो तो बेस ही मजबूत नहीं है, मैथ्स में रीजनिंग में पूरा बेस मजबूत हो जाएगा, 80% तक मकान बन गया, 20% अपन लेवल 2 में पढ़ेंगे, 80% तो यही आता है, इसको तो अच्छे से करो पहले एक बार अच्छे से। ठीक है, और आरपीएससी के नॉर्मल सभी एग्जाम में 95% से ऊपर यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीमती कविता के भाई की इकलौती बहन, तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी क्वेश्चन है। अच्छा एक बार अंग्रेजों मेरी बात सुनना, जो इंग्लिश मीडियम है, आप लोग जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन करते हो, अगर मैं 2 चैप्टर है रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन में इंग्लिश मीडियम वालों को बोलते हो ट्राई करो हिंदी में, ट्राई करो, हो सकता है एग्जाम में, तो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में ट्राई करो। और सिलोक्स का एक चैप्टर आएगा सिलोजिज्म, वो चैप्टर में हिंदी मीडियम वालों को बोलते हो इंग्लिश में करो, वो इंग्लिश में बहुत ईजी होता है। ठीक है, दोनों ट्राई करके देखना आप, है ना, जैसे इंग्लिश वाला ये वाला और हिंदी वाला सिलोजिज्म को ट्राई करना, देखना आपको दोनों बहुत ईजी लगने लग जाएंगे चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो श्रीमती कविता के भाई, अब मेरे को बताओ सबसे पहला एक शब्द, हर शब्द पे ध्यान, इसलिए वीडियो को फास्ट ना करे कभी। श्रीमती यानी कि यहाँ जो ये मिसेस कविता लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने कितनी बार क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया और बच्चों से पूछा, बेटा ये श्रीमती क्यों होता है ना, मिसेस कविता क्यों है, तो वो बोलते हैं कि सर ये इसकी शादी हुई होगी, कुछ हुआ होगा, हमें क्या पता, शादीशुदा ये बताने के लिए, है ना। एग्जैक्टली बच्चों, ये श्रीमान श्रीमती ये इसलिए नहीं होता है कि या तो उनको शादी हो गई बता रहा है, वो इसलिए होता है कि ये आपको, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कि जेंडर्स, नेम कभी जेंडर्स डिफाइन नहीं करते हैं बच्चों, नेम कभी जेंडर डिफाइंस नहीं करते हैं। मीन्स कविता या नाम आया है तो कविता लड़की है
या लड़का है, ये आपको पता लगाने के लिए यहाँ पे श्रीमती लगाया कि श्रीमती मतलब कविता एक लड़की है, श्रीमान कविता होता है, कविता एक लड़का होता है। तो जिस क्वेश्चन में अगर नाम आएंगे तो या तो वो बताएगा या फिर जब तक नहीं बताए आपको जेंडर नहीं मानना है। ठीक है, इधर देखो अब तो श्रीमती कविता, कविता के ऊपर क्या लगा दूं मैं, माइनस लगा दूं। श्रीमती कविता के भाई, तो श्रीमती कविता का एक भाई है तो मैंने ये भाई बना दिया। लैंग्वेज को पकड़ना, कुछ नहीं करना है। श्रीमती कविता के भाई की इकलौती बहन, देखो श्रीमती कविता का भाई की इकलौती, मुझे बताओ इस भाई की इकलौती बहन तो यही हुई कि नहीं हुई, ये श्रीमती कविता, इसका एक भाई। अब भाई मैंने क्या बोला, नाम हो नहीं हो, ये प्रीपोजिशंस जो दिख रहे हैं ना आपको, के, का, की, है, यानी इनको छोड़कर जो भी ये शब्द आते हैं, कविता, ब्रदर, हस्बैंड, सिस्टर, सन, मैटरनल, ग्रैंडमदर, ये जितने भी शब्द रिलेशंस के, ये शब्द अगर किसी क्वेश्चन में आ रहे हैं तो अपने डायग्राम में बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। अगर आप नहीं बना रहे हो तो आपका डायग्राम गलत है और आप कहीं ना कहीं तो गलती करके एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे। तो आपको बस करना कुछ नहीं होता है, आपको सिंपल सा यहाँ से स्टार्ट करना है, अपनी एक एक लाइन पढ़ती जानी है, उसको ड्रॉ करना जाना, उसके आगे पढ़ो। देखो श्रीमती कविता मैंने बना ली, के भाई, भाई बढ़ाया तो उसका एक भाई बना दिया। अब आगे वाला डायग्राम उसके भाई के साथ बनेगा, क्या बोला कि भाई की इकलौती बहन। अब बताओ इस भाई की इकलौती बहन कौन हुई, इस भाई की इकलौती बहन कविता हुई। की बहन के पति, लैंग्वेज के साथ करो, की बहन के एक पति है तो मैंने इसकी इकलौती बहन का एक पति बना दिया। देखो ये इकलौती बहन के पति के बेटे, इकलौती बहन के पति के बेटे, अब बेटा भी बन गया। अब जो आगे वाला डायग्राम बनेगा इस बेटे के साथ बनेगा, क्लियर है। पति के बेटे की नानी, तो देखो इस बेटे की नानी कौन होगी, इस कविता की मम्मी। बेटे की नानी, नानी समझते हो ना, नानी मैटरनल ग्रैंडमदर। अच्छा यहाँ पे भी सुनना, यहाँ पे अगर दादी होता तो है ना, जब तक पैतृक दादी ना लिखा हो तब तक वो पापा की मम्मी नहीं होती है। पर अगर नानी अगर मेंशन कर रहा है ना हिंदी में तो यहाँ पे नॉर्मली वो पैटर्नल, देखो मैटरनल यूज करता है। नानी शब्द के लिए अगर लिखा होगा, नानी का प्रॉपर प्रोनाउंस किया गया है तो ऊपर नॉर्मली मैटरनल ग्रैंडमदर लिखा होगा, पर यहाँ दादी लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि पैटर्नल ग्रैंडमदर लिखा हुआ हो, क्योंकि ग्रैंडमदर जब आती है ना उसका जो ट्रांसलेशन आता है ना वो दादी आता है, नानी नहीं आता। नॉर्मली अगर कभी ग्रैंड मदर डालोगे ना तो दादी बताएगा, नॉर्मली दादी या नानी होता है। वैसे तो आप देखोगे समझे दादी या नानी, पर ट्रांसलेशन ज़्यादातर यहाँ दादी आता है। तो जब यहाँ दादी लिखा हो तो पता नहीं है, ये याद रखना, हमारे हिंदी में हमें पता है कि दादी मतलब क्या होता है, पापा की मम्मी, पर सिर्फ दादी यहाँ लिखा होना कभी भी तो वो होता है ग्रैंड मदर। इंग्लिश में क्या होता है, ग्रैंड मदर। वो नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। पर यहाँ नानी लिखा होता है तो नॉर्मली उसका मतलब ऊपर क्या लिखा होगा, मैटरनल ग्रैंडमदर। तो जब नानी हो तो मम्मी की मान लेना पहले, और अगर दादी हो तो एक बार या तो इंग्लिश से कंफर्म कर लेना पैटर्नल लिखा हुआ है कि नहीं है, नहीं है तो वो सिर्फ ग्रैंडमदर है, यानी नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नानी लिखा हुआ है इसलिए उसकी मम्मी की मम्मी, और इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है, मैटरनल ग्रैंडमदर। तो देखो ये इसकी मम्मी, इसकी मम्मी, देखो इस बेटे की नानी, नानी मतलब ये इसके पापा, ये इसके पापा की भाई इसकी मम्मी, और ये मम्मी की मम्मी नानी। अब नानी के चलते हैं, नानी का भाई, मैं शुरू से एक बार रिपीट करता हूं, देखो कविता, तो क्या बोली, कविता के भाई की इकलौती बहन के पति के बेटे की नानी का भाई, बस सिंबल लगाते जाना है जैसे पढ़ते जा रहे हो। नानी का भाई यहां तक आ गया, अब आगे देखना है सुनील से कैसे रिलेशन रख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये आदमी का रिश्ता तो बताना है किससे, सुनील से, पर सुनील है कौन अभी इनमें से ये अभी तक नहीं पता है। ये आदमी का रिश्ता तो हमें बताना सुनील से कि आदमी सुनील का कौन है, क्वेश्चन ने पूछ लिया नानी का जो भाई है वो सुनील का रिश्ते में है कौन, बट सुनील के लिए इंफॉर्मेशन आगे लिखी है जो कविता का क्या है, भाई है। तो सुनील कौन है, कविता का भाई है, तो ये भाई की जगह खाली आप दूसरा बना लेना, अगर ये भाई जरूरी नहीं है, फ्रेम खाली थी उसको भर लो पहले। ये सुनीता का क्या हो गया, भाई हो गया। अब हमें ये पता चल गया सुनील ये रहा, वो सुनील से बोला है, और मैंने बोला सुनील से बोला है मतलब सुनील का तो बताना नहीं है, सुनील से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाना है, इस आदमी तक जाना है जो नानी का भाई था। अब देखते हैं सुनील, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है, भाई बहन। ये इसकी कौन हुई, मम्मी, क्योंकि इसकी मम्मी मतलब इसकी मम्मी, सिंबल देखा करो बीच में, और ये मम्मी का भाई है तो मम्मी के भाई को इसके मुंह से क्या निकलेगा, मामा। मामा को अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मैटरनल अंकल। आप इसमें बार बार बोलूंगा, हर लेक्चर में बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। अब देखो इसमें कोई मैटरनल अंकल या तो मैटरनल अंकल प्रॉपर उसका वर्ड जो होता है मैटरनल अंकल, लेकिन ऑप्शन में मैटरनल अंकल नहीं है, उसकी जगह मान लो अंकल है। अब अंकल में मैंने क्या सब आ जाते हैं, आपके मामा भी आ जाएंगे, चाचा भी आ जाएंगे, ताऊ बहू सब आ जाएंगे, आपके फूफा मौसा सब अंकल आ जाएंगे। सिर्फ अंकल ऑप्शन में है इसलिए हम ये लगा देंगे क्योंकि इसमें सारे ही अंकल होते हैं। यहाँ पे अगर पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल अलग अलग ऑप्शन होता तो हम मैटरनल अंकल लगाते उस केस में।
और अगर सिर्फ अंकल है तो आपको अंकल लगाना है। तो कितनी बार ब्लड रिलेशन में ऑप्शंस की वजह से भी क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये भी हमें सीखना है कि ऑप्शंस कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देख के आगे बढ़ते चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज के साथ चलते हैं। आप बस यहाँ सीखने का काम करो, टेस्ट दो, मस्त रहो, इसके अलावा नहीं तो कोई किताब खोलनी है न कुछ करना है, आप तो बस आनंद लो पढ़ने का। लेक्चर देखो, टेस्ट दो, लेक्चर देखो, टेस्ट दो, देखो आपकी परफॉर्मेंस देखोगे, आप याद करोगे मेरे को कि यार ये रीजनिंग में इतनी इजी थी क्या लाइफ में। सब करना, ये 2 काम करने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, ABCDEFG एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन जब आए जिसमें इस तरह से मेंबर मेंशन हो, ठीक है, अब स्टार्ट होंगे ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन, इसमें क्या हो, मेंबर मेंशन हो। तो सबसे पहली बात, अगर किसी क्वेश्चन में, एक एक लाइन को पहले अच्छे समझो, पहला क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे मेंबर मेंशन होते हैं तो सबसे पहले लास्ट में जब एग्जाम बना तो ये चेक जरूर करना है जितने मेंबर्स थे उतने आए हैं या नहीं आए हैं, कि मेंबर की कमी तो नहीं। कितनी बार होता है एक मेंबर बनता ही नहीं है और हमारे इनसे गलत आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है मेंबर्स कंप्लीट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ABCDEFGH एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क और 3 क्या हैं, बच्चे हैं। तो देखो 4 तो क्या है इसमें वयस्क बड़े हैं, ठीक है, 4 एडल्ट है, ठीक है, और 3 क्या है, बच्चे हैं, 3 क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, अब देखो तो टोटल कितने हो गए, 7 जने हो गए, 4 तो बड़े हैं और 3 बच्चे, यानी 3 बच्चे जो उनकी शादियां नहीं हो या उसको बच्चे बोलते हैं नॉर्मली, जिनमें से 4 वयस्क 3 बच्चे, जिनमें से 2 F और G लड़कियां हैं। जिनमें से तो मतलब ये जो वयस्क, ये जो आपके बच्चे हैं ना 3, उसमें से 2 जने तो कौन है, G, F और G क्या हो गई, लड़कियां हैं। F और G दोनों क्या हैं, लड़कियां। तो मैंने इन 3 में F और G है, उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया, और दोनों क्या है, गर्ल्स हैं। A और D भाई हैं। लैंग्वेज देखो बच्चों, A और D दोनों क्या हैं, भाई हैं। A और D दोनों मैंने क्या बना दिए, भाई बना दिए। और A एक डॉक्टर है। तो जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आए ना तो पजल साथ में आ रही हो, जैसे कि A डॉक्टर है, ये इंजीनियर या कुछ भी है, तो पजल को आप एक बार अलग से लिखते जाओ। तो A क्या है, डॉक्टर है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया, A एक डॉक्टर है। तो पजल जैसा कुछ आए ना उसको एक बार साइड में लिखते जाओ पजल के, A डॉक्टर है। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, और E एक इंजीनियर है। E क्या है, इंजीनियर है, ठीक है, E एक इंजीनियर है जिसका विवाह एक भाई से हुआ है। कल मैंने आपको बताया था जिसका शब्द आ रहा है, जिसका शब्द किसके लिए होगा बताओ मुझे, कल बताओ। ज से स्टार्ट होने वाले शब्द कल समझाए थे मैंने कल के लेक्चर में, और जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा एक बार पहले वो देख के फिर ये आना। ज का मतलब होता है सेकंड पर्सन, बताया था कल मैंने। बताओ जिसका, यानी कि यहाँ WH वर्ड होगा इंग्लिश में। A and D आर ब्रदर्स एंड A इज अ डॉक्टर एंड E इज अ इंजीनियर मैरिड टू द वन ऑफ द ब्रदर हु हैज 2 चिल्ड्रन। देखो जिसका विवाह एक भाई से हुआ है, तो जिसका विवाह क्या हुआ है, एक भाई से हुआ है। ठीक है, तो A and D आर ब्रदर्स एंड A इज अ डॉक्टर, E इज अ इंजीनियर मैरिड टू द वन हु इज ब्रदर ऑफ द ब्रदर्स। इन ब्रदर्स में से किसी एक से किसके शादी हुई है आपकी, जिसका विवाह एक भाई से हुआ। तो भाई तो 2 थे हमारे, भाई कितने थे, A और D, उसमें से एक से किसका विवाह हुआ है, एक से किसका हुआ है, इस E का, क्योंकि जिसका आ रहा है ना, ये E का विवाह किससे हुआ, E जिसका विवाह किससे हुआ, एक भाई से। अब मुझे पता है कि E का विवाह या तो इस A से हुआ है या D से, तो मैं इसको या तो मैं साइड में लिख दूं ऐसे, E का विवाह A/D से हुआ है। तो इसका ये दोनों लड़के हैं भाई, तो ये तो एक लड़की होगी, तो E का विवाह इन दोनों में से किसी एक से हुआ। आगे चलते हैं। और उसके 2 बच्चे हैं, और उसके वापस बच्चे भी कितने हैं, 2 बच्चे होंगे। ठीक है, इसके 2 चिल्ड्रन होंगे, और उसके बच्चे कितने हैं, विवाह एक भाई से, और उसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। B का विवाह D से हुआ है। अब देखो यहाँ पे उसने बोल दिया वापिस कि ये B का जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है, D से हुआ है। तो ये B का विवाह D से हुआ है। D तो ऑलरेडी B नाम लिख देते हैं, B का विवाह D से हुआ। देखो B की शादी करा दी है सिंबल लगा के, तो D का विवाह B से हुआ है। अब देखो एक बात बताओ, चलो आगे चलते हैं। अब A की शादी, याद देखो, अब D की शादी यहाँ होने वाली थी E से, वो हो नहीं सकती है। अब बचा कौन, इसका मतलब A और E शादीशुदा है, तो A और E में यहाँ बना सकता हूँ। अब तो समझना दोनों भाई में से एक की थी, पर एक भाई तो B के साथ शादी कर चुका है। अब बचा कौन सा, दूसरा भाई, तो दूसरे भाई की शादी यहाँ बोल रखी थी, इनमें किसी एक भाई से की, तो E को मैंने यहाँ सेट कर दिया। E के कितने बच्चे थे, 2 बच्चे, ये डायग्राम ही मैंने यहाँ सेट कर दिया। आपको बस मर्ज करना है, ये डायग्राम अलग था, ये डायग्राम मर्ज हो गया। पहले मेरे को पता नहीं था जब तक कि यार ये कैसे बनेगा, मैंने अलग से बना के रख लिया, और जैसे ही मुझे पता चला यार D की शादी B से हो रही, तो A की शादी मैंने E से करा कर इसके 2 बच्चे कर दिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या लिखा हुआ देखो, अब लिखा हुआ है B का विवाह D से हुआ है और G उनकी संतान है। अब देखो
ये क्या बोल रहा है, इधर इसको थोड़ा साफ यहाँ लिख दूँ, यहाँ जगह है वैसे, देखो आगे देखना, बी का विवाह डी से हुआ है और जी उनकी संतान, यानी बी डी की संतान कौन है, जी है। तो ये जो लड़की थी ना एक, ये जी इसकी संतान है। अब देखो यहाँ पे जी उनकी एक संतान है। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात को समझो, 4 एडल्ट थे, 1 2 3 4, 3 बच्चे थे, 1 2 और 3। अब देखो यहाँ पे एक तो जी बचा डायग्राम में और एक नाम आपका सी बचा। उसमें से जी क्या है, एक लड़की है, क्लियर, ये दोनों लड़की है। अब सी क्या है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है सी क्या है, तो सी इसका क्या होगा आप बताओ मुझे। सी देखो यहाँ पे 3 बजे एफ और जी का पता है, बाकी हमें यहाँ पे सी का कुछ, देखो यहाँ पे कुछ सी की इन्फॉर्मेशन तो कहीं लिखी हुई नहीं है, इसलिए हम पढ़ते हैं हम सी के लिए क्या क्या लाइन आती है। ठीक है, ए एक डॉक्टर है और ई एक इंजीनियर, चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ देखो पहले लाइन क्या बोल रहा है, सी ए और ई का पुत्र है। देखो सी जो है ए और ई का पुत्र है, ये देखो ये लाइन परफेक्ट तो नहीं लग रही अभी तक, कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं की अपन ने, नहीं ना, चलो देख लेते हैं, आप पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर अगर लगता है तो कोई मिस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली फिलहाल हमें ये नहीं पता चला कि इसका पुत्र है, कि ये दोनों बहनें, सी में से एफ और जी दोनों बहनें थी, 2 लड़कियां हैं। अच्छा उनमें से 2 लड़कियां हैं तो तीसरा लड़का होगा। अच्छा 3 में से 2 लड़कियां हैं, उसमें लैंग्वेज क्या थी देखो, जिनमें से 2 एफ और जी लड़कियां, अच्छा नाम मेंशन, चलो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, सी डी और बी का पुत्र है, सी बी और डी का पुत्र है, तो देखो डी का पुत्र, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है सरासर। सी एक लड़की है, ये भी हम श्योर नहीं है ना, सी एक लड़की है। सी डी की भतीजी है, सी डी की भतीजी है, देखो ये इसके भाई की, सी डी की भतीजी भी हो सकती है, भांजी भी हो सकती है, ये भी श्योर नहीं है, मतलब वही नी से फिर श्योर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से देखो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है, एक बार देखते हैं इसको, एक बार अच्छे से देखो आप भी देखो। तो देखो यहाँ पे एक लाइन ध्यान से पढ़ो, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है बच्चों, देखो ये वाली लाइन आप समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऑफ देम, टू ऑफ होम, एफ एंड जी नाम तो दिया है पर वो क्या है, गर्ल्स है। तो 3 में से 2 गर्ल्स है, मतलब तीसरा जो बचा वो क्या होगा बच्चों, एक लड़का होगा। मेरी बात समझ में आई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 तो उसने बोला 3 चिल्ड्रन है, उसमें से 2 जो है, अब उसका नाम भी दे दिए पर 2 उसने बोला गर्ल्स है, तो 3 में से अगर 2 गर्ल्स है तो एक क्या बचा होगा, लड़का। अब वो एक बचा कौन था, सी, तो इसका सी का जेंडर हमें क्लियर है। तो पहली लाइन थी सी ए और ई का पुत्र है, तो सी ए और ई का पुत्र है, तो मेरे साथ देखो ये परफेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन अपन चेक करके देखते हैं सब गलत होंगे, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, परफेक्ट है। सी इज सन ऑफ डी एंड बी, तो ई इज सन ऑफ, गलत है ना, सी इज सन ऑफ डी एंड बी, गलत है ये तो बिल्कुल। सी इज अ गर्ल, तो सी देखो बॉय है इसलिए इसने ऑप्शन दिया। सी इज नीस, तो नीस बोला लगी लड़का है, नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या हुआ बच्चों, ए आंसर आपका परफेक्ट होगा। यहाँ पे नाम के साथ उसने बोला है ना, टू ऑफ होम ए जी आर गर्ल्स, 2 इसमें 3 में से 2 गर्ल्स हैं, टू ऑफ होम जो है वो गर्ल्स है, बाकी एक तो क्या हो गया, बॉयज हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मैंने आपको जैसा बोला है कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, उतार लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो आपको वैसे भी आपको ऐप पे मिल ही जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको इस वीडियो का लिंक उस टेस्ट के साथ और पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। अगर आप मान लो पीडीएफ के साथ वीडियो भी वापस देखना चाहते हो तो वहीं उसके पास में जस्ट वीडियो होगा, तो वीडियो से क्लिक करोगे है ना, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएंगे, सभी एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब इस पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इधर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टी डी की बहन ने, अच्छा ये तो ठीक है, ये इतना नॉर्मल है, इतना कोई टफ नहीं है, इसको देखते हैं एक बार। देखो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो, ट्राई करो, अब एक बार आप ट्राई करो, मैं देखो जैसे मैंने आपको बोला वीडियो को क्या कर लो, पॉज कर लो और आराम से इसको एक बार आप ट्राई करो, गलत हो होने दो, ठीक है, फिर अपन ट्राई करेंगे दोनों, फिर ना मिल के ट्राई करेंगे और आप देखना आपने कहाँ गलती की। तो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। टी डी की बहन है, लैंग्वेज देखना बेटा, एक एक लाइन, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से, देखो जेंडर पता नहीं है अभी भी, डी का विवाह हुआ है, पता नहीं लड़का कौन है लड़की कौन है। पी एम का पुत्र है, देखो पी जो है वो एम का पुत्र है, अगर पी इस एम का अगर पुत्र है बच्चों, तो इसका मतलब देखो ये जैसे हमें पता चला कि यार ये इसका लड़का है तो ये इसकी पत्नी होगी, तो ये जेंडर मिस नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी गलती है। अगर आप जेंडर मिस कर रहे हो ना तो आप छोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती है। टी जे की मम्मी है, टी किसकी मम्मी है, जे की क्या है, मम्मी है, तो जे नीचे बना दिया, टी जे की मम्मी है।
चलो आगे चलते हैं। एक एक लाइन देखनी है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो और देखो धीरे धीरे आपके क्या आएंगे क्वेश्चन में, डायग्राम अलग अलग बने लग जाएंगे, और जैसे अलग अलग बनेंगे फिर मेरे को आपको क्या सिखाना होगा, इनको मर्ज कैसे करते हैं। ब्लड रिलेशन है यही है, या तो एक डायग्राम पढ़ते जाते हो पूरा बन जाता है, उसमें से आंसर देने होते हैं, या क्या होता है आप डायग्राम बनाते हो, एक डायग्राम यहाँ बना छोटा सा, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दूसरा यहाँ बना, फिर तीसरा यहाँ बना, फिर चौथा यहाँ बना, लास्ट में क्या करना है, सबको कंबाइन करना, जोड़ दिया, और ये आपका डायग्राम मेन डायग्राम, और फिर आंसर देना। ये दो ही तो चीज़ें सीखनी है इस फैमिली ट्री में। इस टाइप में आपको क्या चीज़ नहीं है, बस एक तो अलग, एक उसको जोड़ना। अब देखो यहाँ तो आपका एक साथ डायग्राम बन रहा है, कोई इश्यू नहीं है, जो बोल रहा होता गया, आगे चलते हैं। अब यहां से देखना, टी जे की मम्मी हो गई बेटा, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। देखो वाई जो है ना वो यू का पिता है। अब इसमें न तो वाई आ रहा है न यू आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, डायग्राम आपको बनाना, पढ़ लिया है तो बनाना है, साथ में नहीं बने कोई बात नहीं, सोचना है कि यार यहाँ तो वाई और यू है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, अलग अलग टुकड़ों में बना लो, पर क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, टाइम ही नहीं है दूसरी बार। बैंकिंग वालों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है दूसरी बार पढ़ने का, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो तो वाई यू का पिता है, तो मैंने वाई यू का पिता बना दिया। आगे वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। अब वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। बच्चों अब एक नई इंफॉर्मेशन देखो, मैंने क्या बोला था, आधे नोट्स में आपको साथ में बनाऊंगा, जब हम सीखेंगे क्वेश्चन के साथ में जल्दी समझ में आते हैं, इसलिए ठीक है नोट्स। अब यहाँ पे एक समझो, वाई जो है ना इसके एक बेटा है और एक ही बेटी है। अब वो मुझे नहीं पता है वो बेटा है यू या बेटी है यू, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो सिंबल होता है ये जनरेशन क्रिएट करने का होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूं और उसके ऊपर सर्कल बनाऊं, तो इस जनरेशन के सिंबल से एक लड़का हो सकता है। प्लस के ऊपर सर्कल का मैं बताया था कि लिख लो था, एक लड़का हो सकता है, पर साथ में बोला एक लड़की भी है, तो एक लड़की का भी लगा के उस पर भी कर दूं। तो अभी इस सिंबल से यानी कि इसकी जनरेशन में एक लड़का और केवल एक लड़की आएगी नीचे जब आएगी। तो ये वाला जो डेटा हम कभी भी ऐसा होता है ना, किसको बोलते हैं कि इसके एक पुत्र है एक पुत्री है, उसको यहाँ पे मेंशन कर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एक बेटा और एक बेटी है। फिर लिखा हुआ यू टी की पुत्री है। ये यू जो है ना वो किसकी पुत्री है, किसकी बेटी है, टी की। तो यू इस टी की क्या है, बेटी है। तो यहाँ पे मेंशन हो रहा था, इस डायग्राम बने तो यहाँ करो, इस डायग्राम बने तो यहाँ करो, कहीं पे करो, फर्क नहीं पड़ता, यू टी की बेटी है, बना लो एक बार बस। फिर लिखा हुआ क्यू डी का पुत्र है। अब मेरी बात समझना, क्यू किसका पुत्र है बेटा, डी का पुत्र है। अब अगर मैं क्यू डी का पुत्र, अच्छा एक बात बताओ, मैं क्यू को यहाँ बनाऊं तो कितने बच्चों को ऐसा लगा कि मैं गलत बनाया, एक बात ये सोचो, क्या क्यू डी का पुत्र है, सही है गलत है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसको मैंने यहाँ नहीं लगा कि इसकी पति के नीचे लगा दिया, तो भी तो इसका बेटा ही है, तो आपके यहाँ जगह नहीं है तो जरूरी नहीं है इसके नीचे लगाना, इसके नीचे भी लगा सकते हैं। दो हस्बैंड वाइफ का एक ही संतान होती है, इसके नीचे लिखाओ या इसके नीचे दिखाओ, ठीक है। अच्छा ये बन गया। तो देखो डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, क्यू डी का पुत्र, डायग्राम कंप्लीट। अब यहाँ पे सुनो, अब मैंने क्या बोला, अब नई चीज आई, क्या आया, दो डायग्राम बने, तो हमें क्या करना है, दोनों डायग्राम को कंबाइन, यानी अभी तो दो ही बने हैं, इन फ्यूचर क्या होंगे, तीन बनेंगे, फिर हम तीनों को कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के रूल्स जैसे जैसे कंबाइन आते जाएंगे मैं आपको रूल्स बताता जाऊंगा, और जैसे जैसे आप रूल्स पर देखोगे उसके आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स। देखो इधर, अब यहाँ पे बताओ, यू के ऊपर वाई उसका क्या है, एक पिताजी है कि नहीं है। तो देखो इस डायग्राम में देखते हैं, यू इस डायग्राम में भी है, यू से सबसे पहला तरीका कंबाइन करने का, दो डायग्राम को, जैसे डायग्राम कंप्लीट, इंफॉर्मेशन कंप्लीट, ये देखो दोनों डायग्राम में कॉमन कौन है, ये सबसे पहला रूल होगा। रूल्स क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन कौन है। तो मुझे बताओ कॉमन कौन है दोनों में, तो आपको बताओ यू कॉमन है। अब यू के ऊपर इस सिंबल का मतलब होता है ये इसके पिताश्री हैं, तो यू की एक मम्मी है, तो पिताश्री देके मम्मी को भी खुश करते हैं, मम्मी भी खुश और ये भी खुश। अब किसको इसके पिताजी मिल गए, इसको इसका पति मिल गया, ये इसमें कंबाइंड हो गया, हमारा काम भी हो गया। अब y के नीचे एक प्लस का और एक माइनस, इस देखो ये इंफॉर्मेशन तो बैठ गई, पर ये इंफॉर्मेशन अभी बाकी है दोस्तों। इसका मतलब होता है y का एक बेटा और y की एक बेटी। तो इस y का देखो एक बेटी तो u के ऊपर लगा हुआ है जेंडर, तो इसका मतलब जे के ऊपर क्या होगा, एक बेटा। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आप मिस करते या छोड़ देख लेते हैं, आप बाद में देख लेंगे, भूल जाते हैं, तो आपको इसका लास्ट तक जेंडर पता नहीं होता, इस पर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर डेफिनेटली फिर गलत हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड में चला जाता, जे लड़का है या लड़की है। तो हर छोटी बात को हमें क्या करना है बच्चों, अच्छे से समझनी है, देखनी है और सॉल्व करनी है। जल्दबाजी कहीं किसी चीज़ की नहीं करनी है, जब प्रैक्टिस में हो प्रैक्टिस करो। अच्छा एक और मैंने देखा टेस्ट दो ना, सबसे पहली बात
टेस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो, अगर आपको आपकी रैंक नहीं भी दिखानी है तो आप मुझे कमेंट, आपको नंबर दे रखे हैं मैंने, है ना, नीचे आपके देखो ट्रिकर भी चल रहा है, उसमें आप देख सकते हो नंबर भी चल रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो अपने वीडियो में, क्लियर है। तो वहाँ से भी आप नंबर में आप मुझे देख सकते, नंबर से फ़ोन करके मैसेज करके बोल सकते हो सर मेरी रैंक शो मत करो, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपकी रैंक हटा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, वो भी हो जाएगा, क्लियर है। बट आपको रैंक कोशिश कर देखो कि फ़र्क नहीं पड़ता, आप आज 10 नंबर पे हो, लास्ट नंबर पे हो, लेकिन एक बार धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो फर्स्ट रैंक पे भी आओगे। और इससे क्या होगा, आपका जो टेस्ट का डर होता है ना, हम कभी मॉक टेस्ट तो आप देते ही नहीं हो, कभी पढ़ते हो लेकिन मॉक टेस्ट देते हो, यहाँ से आपकी टेस्ट की आदत बन जाएगी। और मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे की टेस्ट की आदत बन जाती है ना, वो बच्चा वैसे अपनी लाइफ में सक्सेस होता है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ हमेशा मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, क्लियर है। और दूसरी बात, अगर आपको अभी अगर ऑफलाइन कोई यहाँ उदयपुर में रहता है और ऑफलाइन किसको पढ़ना हो तो मैं अनुष्का अकेडमी पे पढ़ाता हूँ। अनुष्का अकेडमी उदयपुर का काफ़ी सालों से यहाँ इस्टेब्लिश है और मैं 12 साल से वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, किसी को अगर है कि सर ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन में हमसे इतना अच्छा लगता है, तो ऑफलाइन अनुष्का अकेडमी पर भी आ सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, यहाँ देखना, तो यहाँ क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये देखो, ये इसका, अब इसका क्वेश्चन देखो, जे डी से किस प्रकार संबंधित है। जे डी से किस प्रकार संबंधित, देखो डी की ये कौन है, बहन, और बहन का ये कौन है, बेटा। तो जे डी से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो जे डी का क्या हुआ, बहन का बेटा। इंग्लिश में बोलोगे, कोई हिंदी में धीरे धीरे बोलना बंद करो, इंग्लिश में बोलने की ट्राई करो। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ याद करो। जैसे बोला ये मेरी बहन और बहन का बेटा, जैसे बहन का बेटा दिमाग में अपने तो क्या आया, भांजा, पर इंग्लिश में क्या बोला अपन ने, नेफ्यू। अब ढूंढो कहीं नेफ्यू है क्या ऑप्शन में, कहीं नेफ्यू लिखा, देखो अभी इंग्लिश में कहीं नेफ्यू लिखा हुआ है क्या, तो आप लगाओगे क्या, नेफ्यू। तो उसने बोला, आप देखो यहाँ पे अगर आपको जेंडर यहाँ ध्यान नहीं रखते तो जे का जेंडर नहीं होता, और आप कहीं कहीं ऑप्शन में कहीं गड़बड़ करते हैं, सोचते क्या हो सकता है ना, सी एन डी होता, सी एन डी लगा देते। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसको बोलते हैं नेफ्यू। धीरे धीरे बार बार याद करो, कितने बार हिंदी में भी, अब आप सोचे सर मैं हिंदी में लिखा होगा तो यहाँ नेफ्यू ऐसे भी लिखा हो सकता है, नेफ्यू, इसको बार बार बोलो, है ना। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ पढ़ के समझ में आने लगे भाई, पहले मुझे भी नहीं आता था शुरुआत में, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है। ये जो क्यू है वो एम का कौन है, तो आप वापिस बोल रहा हूँ, क्यू किससे, एम से वाले को मैंने आपको क्या बोला है, उसको तो आपको लेना नहीं है, तो क्यू तक जाना, तो एम से स्टार्ट करेंगे। क्यू, तो ये इसका बेटा है और बेटे का बेटा पोता। इसको अगर मैं प्रॉपर बोलूं तो इंग्लिश में प्रॉपर बोलते हैं इसको पेटर्नल ग्रैंडसन, पैतृक पोता। पर अगर सिर्फ ग्रैंडसन है तो उसमें साथ दोनों ग्रैंडसन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रैंडसन है, इसलिए आपका आंसर क्या लगेगा, ग्रैंडसन। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है, पी टी से किस प्रकार संबंधित। फिर से वाला यानी रिलेटेड वाले के बाद वाले का कभी भी बताते नहीं इंग्लिश मीडियम, ठीक है, और हिंदी मीडियम में से वाले का बताते नहीं है, वहां से तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से, तो टी कहाँ है हमारा, ये रहा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और टी से हमें कहाँ तक जाना है बच्चों, टी से हमें कहाँ तक जाना है, सॉरी ये वाला, टी से कहाँ तक जाना है, पी तक। तो टी से पी तक जाएंगे तो ये इसकी बहन, और बहन का पति को क्या बोलेगा, ये बहनोई, यानी कि ब्रदर इन लो। इंग्लिश में बोलो बहनों को वापिस ब्रदर। अब यहाँ पे आप ढूंढ रहे ऑप्शन, और यहाँ पे मान लो बच्चों, यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं, और सर ये तो गलत कैसे हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ तो साला लिखा हुआ था और मैंने तो इसलिए देखा तो मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दिया है, नन ऑफ दिस लगा दिया। अरे बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, हिंदी में कुछ भी लिखा हो, इंग्लिश में आंसर आपका परफेक्ट होना चाहिए था। आप इंग्लिश में बोलना सीखो ब्रदर इन लो, हिंदी में चाहे यहाँ साला लिखा, जबकि आ क्या रहा है, जीजा। जीजा साले में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वापस क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई गलती पाई गई तो इंग्लिश को सही मानी जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस पर रीड लगा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। हिंदी में अगर गलत, इंग्लिश में परफेक्ट नहीं होता तो एक अलग बात होती, ठीक है। और इसका कोई नहीं, इसका मीनिंग है ये, तो आपको ये ब्रदर इन लो लगाना होगा। सबसे बढ़िया तरीका इंग्लिश में बोलो ना, कितने शब्द हैं, कोई ज़्यादा शब्द थोड़ी आप देखोगे लिस्ट में, उसमें से 2 लिस्ट तो आपको पूरी क्लियर होगी, 1 लिस्ट ऐसी बचेगी जो आपको नहीं आती होगी। उससे ज़्यादा क्या रोज बोलोगे वैसे याद हो जाता है यार, इतना कोई टफ टास्क थोड़ी है क्या, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, क्लियर है अच्छे से, है ना, कोई डाउट तो नहीं रहा होगा यहाँ तक किसी को, है ना। अब क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचनी चाहिए हमें, देख लेते हैं एक बार टाइम क्या हुआ है, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबी हो रही है तो एक बार देखता हूँ मैं टाइम क्या है। ओके, तो एक बार क्लास का लगभग टाइम 45 मिनट के आसपास होने आ गया है। तो अपन एक काम करते हैं, ज़्यादा देखो ऑनलाइन में क्या होता है मैं आपको बात बताऊँ,
ऑफलाइन की जो 1 घंटे क्लास होती है ना, जितना अपन 1 घंटे में हमारा दिमाग झेलने के लायक होता है, ऑनलाइन में वो 45 मिनट के आसपास हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई डिस्टर्बेंस, किसी का कोई डाउट, कुछ भी नहीं होता है, ना तो मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम छोड़ना पड़ता है। उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं हम 45 मिनट में, आपको पता है। इसलिए मैं ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा लोड डालने से क्या होता है, आपकी एनर्जी लेवल खत्म होने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। अब हम यहाँ पे, मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है। मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कुछ भी करिएगा, इसको आपको कल सोल्व करके लाना है, ठीक है। एक बार सोल्व करना है, क्लास में आते ही मैं कल इसको सोल्व करूंगी। ये आपका होमवर्क समझ लो एक बार के लिए। ये टफ क्वेश्चन, मतलब टफ तो नहीं बोलूंगा, पर ये इसमें कुछ नई चीजें आ रही है। क्या नई चीजें आएगी? जैसे सिस्टर इन लॉ वर्ड आ गया, ये जो शब्द आ रहे हैं इनको कैसे बनाते हैं। मैंने देखो आपको नोट्स तो बनवा दिए थे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कल कि कैसे ये क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हैं। आप करोगे, आपको देखना बहुत जनों को टाइम बहुत लगेगा, बहुत से तो होगा ही नहीं, तो चिंता मत करना। कल की क्लास में आपको ये मिलेगा कि इसको कैसे इजीली सोल्व किया जाता है, और फिर उसके बाद बोलोगे अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी आ जाए। और कल की क्लास अच्छे से टाइम पे अटेंड करनी होगी। मैंने आपको क्या बोला, एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम को, शेड्यूल भी डाल दूंगा। देखो ये लाइव क्लासेस नहीं होगी, मैं वापस बोलो रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, एवरीडे मिलेगी, कभी मिले आपको बस देखनी है मिलते ही। उसके हाफ एन आवर में टेस्ट जरूर देना, ये टेस्ट की आदत जरूर बनाना, जरूर बनाना, जरूर बनाना, ठीक है। चाहे आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे यही मतलब क्यूआर कैंपस पे ही दो, कहीं आपके पास फ्री ऑफ टेस्ट पड़े हों वो दो, पूरा चैप्टर पढ़ के दो, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप डेली टेस्ट की आदत बना लेना। आप देखना 1 महीने बाद आपका क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस कितना हाई जाता है। और जिसने क्यूआर कैंपस की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस स्कैनर के थ्रू। तो आप इस स्कैनर का यूज़ करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर क्यूआर कैंपस को सर्च करिए, वहाँ मिल जाएगा उसको। अच्छा, अगर किसी को लैपटॉप में, अगर आप में से किसी को लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अगर टेस्ट देना है, जैसे मुझे ऐप तो कंप्यूटर पे खोलनी है, मेरा लैपटॉप पे वहाँ खोलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना, क्यूआर कैंपस की वेबसाइट है, क्यूआर कैंपस नाम से ये वेबसाइट, उस वेबसाइट को खोल देना, क्यूआर कैंपस की वेबसाइट को। उसका लिंक भी मैं आपके इसमें डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वेबसाइट का लिंक भी डलवा दूंगा। अगर आपको नहीं मिले तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वेबसाइट का नाम के जो लिंक है उसको क्लिक करना, आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। वेबसाइट पर सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे लास्ट में आ जाओगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको पीसी के लिए लिखा होगा, विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ वाले पे क्लिक करना, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, आपका पीसी पे भी क्यूआर कैंपस की ऐप स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे भी फिर आप टेस्ट दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो मोबाइल पे करें, ठीक है बच्चों। तो एक बार यहाँ तक आप स्कैन करना हो तो कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद हम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।